नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं उषा प्रेमवदा जी द्वारा लिखी हुई कहानी वापसी। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय उषा प्रेमवदा जी का। उषा प्रेमवदा जी का जन्म 24 सितंबर 1930 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उषा जी की माँ ने सुरुचिपूर्ण आपका नाम उषा रखा था। आपने सदैव अपने नाम के पीछे अपनी माँ का नाम अंकित किया। शादी के उपरांत भी आपने अपने नाम के पीछे प्रेमवदा नहीं हटाया। उषा जी की माँ का नाम प्रेमवदा है। माँ का नाम कवित्वपूर्ण और निरंजक था। उषा जी का जन्म भले ही कानपुर में हुआ, किंतु उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में पूर्ण हुई। उषा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में PhD की उपलब्धि प्राप्त की। उषा जी ने 3 वर्षों तक दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। तदुपरांत फुलब्राइट स्कॉलरशिप पर अमेरिका प्रस्थान किया। आपने अमेरिका में ब्लूमंगटन इंडिया में 2 वर्ष पोस्ट डॉक्टरल स्टडी की। उषा जी एक विद्यार्थी स्वरूप अमेरिका में अध्ययन करने गई थी, किंतु अपनी योग्यता और रुझान के बलबूते पर वहाँ विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसिन में दक्षिण एशियाई विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुई तथा अब इस पद से अवकाश प्राप्त हो गया है। उषा जी की प्रमुख रचनाओं में इनके उपन्यास हैं 55 खंभे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी और भय कबीर उदास। प्रमुख कहानियों में है जाले, कच्चे धागे, पूर्ति, कंटीली दाह, दो अंधेरे, चांद चलता रहा, दृष्टि, वापसी, जिंदगी और गुलाब। कितना बड़ा झूठ उनका दूसरा कहानी संग्रह है, जिसमें उनकी केवल 8 लंबी कहानियाँ हैं। कोई एक दूसरा उनका तीसरा कहानी संग्रह, इसमें कुछ ज्ञात कहानियों का संकलन किया गया है। शून्य तथा अन्य रचनाएं, इस ग्रंथ में उषा जी की 4 कहानियों का समावेश है। 1989 में तमिलनाडु के हिंदी सेवी एवं विद्वान मोटीर सत्यनारायण से पद्म विभूषण डॉक्टर मोटीर सत्यनारायण पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह पुरस्कार भारतीय मूल के उन हिंदी विद्वानों को दिया जाता है जो विदेश में हिंदी भाषा अथवा साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं। उषा प्रेमवदा जी ने विदेश में रहते हुए भी हिंदी भाषा और साहित्य के लिए पूरी तरह समर्पण से कार्य किया। उच्च स्तरीय लेखन कौशल के फलस्वरूप 2007 में पद्म विभूषण, डॉक्टर मोटीर सत्यनारायण पुरस्कार आदि विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित की गई हैं। तो आइए अब चलते हैं इनकी कहानी वापसी पर। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान देखा और एक नज़र दौड़ाई 2 बॉक्स, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए। कहा बाबूजी को पसंद थे। कहाँ हम गरीब लोग कहाँ आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित, स्नेही, आदरमय, सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी ने बिस्तर में रस्सी बांधते हुए कहा। कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस आगहन तक बिटिया की शादी भी कर देना। गणेशी ने गोछे के छोर से आंखें पोंछी और कहा, आप लोगों का ही सहारा है। आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा। आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ और हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा, जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर घर जा रहे थे। इतने वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले के क्षणों में उन्होंने इस समय की कल्पना की कि जब वह अपने परिवार के साथ रहेंगे तो बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता है। उन्होंने शहर में एक बड़ा मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी कर दी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में कोई बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से ही बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी थे। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते।
उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन हो गया। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती। दोपहर में गर्मी होने पर भी जब वह 2 बजे तक आग जलाए रहती, उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती, उनके खा लेने के बाद मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में ज़रूर परोस देती और बड़े आग्रह से खिलाती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पार रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज्ज आंखें मुस्कुराहट से भर जाती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात याद आती और वह उदास हो जाती। फिर जब वह उसी स्नेह और आदर के मध्य अब रहने जा रहे हैं तो फिर क्या प्रसन्नता। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू ने सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान लाए, उसी तरह मुस्कुराते हुए बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश नहीं था, पर गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप्प से बैठ गया। चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया, उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने का प्रयत्न कर रहा था। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? नरेंद्र ने कहा, कुछ नहीं बाबूजी। गजाधर बाबू ने चाहा कि वह भी इस मनोविनोद में भाग ले, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित होकर चुप हो गए। उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज गई। बैठते हुए बोले, बसंती मुझे भी चाय दे दो। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी तक चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही निकल गई। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देख रही थी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी और कहा, बिट्टी चाय तो बड़ी फीकी है, लाइए चीनी और डाल दें। बसंती बोली, रहने दो, जब तुम्हारी अम्मा आएंगी तब पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्थिति कहते हुए तुलसी में जल डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, सब कहाँ चले गए? गजाधर बाबू के मन में बड़ी फांस करक उठी। अपने काम में लग गए होंगे, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी ने आकर चौके में देखा। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखकर कहा, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं है। पूजा करके सीधे चौके में घुसो और वहाँ भी गंदगी। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर से पुकारा। बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्हें गणेशी की याद आई। रोज़ सुबह पैसेंजर आने से पहले गरम गरम पूड़ियाँ और जलेबियाँ बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में आघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इसी गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई हाथ नहीं बटाता। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर भी कहो कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने बसंती से पूछा। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती आज शाम का खाना तुम बनाओगी, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है, और सुबह का खाना तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटका कर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई हैं, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना शुरू करो। बसंती चुप रही। जाने के बाद उसने धीरे से माँ से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, काम में जी नहीं लगता। शीला के घर से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहाँ घुसना रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर कहना नहीं मानती। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। छोटा सा घर था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर उनके लिए व्यवस्था बना दी गई। एक पतली सी चारपाई डाल दी गई। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगती। उन्हें याद हुआ थी उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुकर किसी दूसरी ओर चली जाती।
घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अपना प्रबंध कर लिया। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा सा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से भरा हुआ, दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लपेटी और रस्सी से बंधी हुई थी। उसके पास एक बड़े से टीन के बॉक्स में भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे, उनका मन भी नहीं होता था वहां जाने का। तीसरा कमरा जो सामने की ओर बैठक में था, गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया हुआ बेंत की कुर्सियों का एक सेट और उस पर नीली गद्दियां और बहू के हाथ के कड़े कुशन रखे हुए थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डालकर बैठ जाती। एक दिन चटाई लेकर आई तो गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ दी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। खर्च तो सभी वाजिब हैं, किसका पेट काटूं, यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहनना न ओढ़ना। गजाधर बाबू ने आहत और विस्मित दृष्टि से पत्नी की ओर देखकर कहा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूतिपूर्ण अभाव देख गजाधर बाबू बहुत परेशान हो गए। वह कहते हैं, तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही मेरा आदमी नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया कि उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकी। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई हैं, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रहे। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह जो आज स्त्री है उनकी मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी भरकम शरीर बेडौल और कुरूप लग रहा था, चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। वह अंदर भागी और थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा, बहू ने चौका खुला छोड़ दिया और बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी खाने को हैं, अब क्या खिलाऊं? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बे घी डाल दिया, जरा सा दर्द नहीं है। कमाने वाला हड़ तोड़े और यह चीजें लूटे। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेंगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। होठ बीच करवट ले उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कौर तक ना निकला जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने के लिए कहा किसने? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाने बनाने तक का सहूर नहीं आया? अरे आता सब है, कुछ करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम को माँ को रसोई में देख कपड़े बदल बसंती बाहर आई तो सरक कर बैठक पर गजाधर बाबू ने उसको टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर। बसंती ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी से कहा, क्या है? पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी हैं, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि बसंती की शादी जल्दी कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 1-2 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई हैं। गजाधर बाबू को रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने से रोक दिया तो पिता से नहीं बोलेगी। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी, अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया और अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं है। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, पहले अमर बाबू घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यहीं अड्डा जमता था।
गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद करके चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो 4 अचार रजाइयाँ और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नज़र दौड़ाई। फिर उसने मोड़कर अलगनी में कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिर बूढ़ा ही था। सुबह टहलने अवश्य चले जाते हैं, पर आते आते थक जाते हैं। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खट खट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिघाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल में कुछ लोग कभी कभी आकर उनके पास बैठ जाते थे। उनका दायरा वहीं था, वही उनके साथी, वही उनका जीवन। अब उन्हें कोई निधि सी प्रतीत होने लगा। उन्हें लगा वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसमें 2 गौरैयों का वार्तालाप। अचानक ही उन्होंने निश्चय किया कि अब वह घर की किसी बात में दखल नहीं देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी जाएगी तो वहीं चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं है तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इस बात से अनजान ही बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही महसूस हो रही थी। कभी कभी वह कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था हमने किया, पढ़ रहे हैं, शादी कर देंगे बस। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने के अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके समान सामने वह 2 वक्त के भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई हैं कि अब उनकी संपूर्ण दुनिया ही वही बन गए है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं रहे। उन्हें तो अब उनकी शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया था। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति घर में ऐसी असंगत लगने लगी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी एक दिन बीच में दखल दे ही बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज़ में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहा कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहने लगे, नौकर का खर्च बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही लेगा। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं बहुत खर्च है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने भी नहीं गए। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से क्यों नहीं कहती? बैठे बिठाए कुछ करते नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ रख आटा पिसवाने जाऊँगा तो यह मुझसे नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर भी था, मैं कॉलेज भी जाऊँ, लौटकर झाड़ू पोछा भी करूँ, यह सब मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दी। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई और कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनमें भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुपचाप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में ले अंदर और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हुए हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आएंगे, वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी?
मैं? पत्नी ने सक पका कर कहा। मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, इतनी सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुलाया। गजाधर बाबू का टीन का बॉक्स और पतला सा बिस्तर उसमें रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलियां हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए और एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, हाँ भैया, हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रख अपने कमरे में लाए और कनस्तर के पास रख दिया। फिर बाबू बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दो, चलने तक की जगह नहीं है उसमें। तो इस तरह आपने सुना उषा प्रेमवदा जी द्वारा लिखी हुई कहानी वापसी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।